तो अब हम आ चुके हैं कि हमारे सेकंड पार्ट में जो हमने आपको बताया था कि लास्ट सीरीज़ में जो कंटिन्यूशन हुआ था चैप्टर 1 का, जिसमें हमने बताया था पूरा कि द मैप हमारा क्या है, पूरा हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पूरा टॉपिक है वो रहने वाला है इकोनॉमिक्स के ऊपर, कि जितना आपको समझने की ज़रूरत है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो हमारी सीरीज़ में जो मैं बताने जा रहा हूँ उतना ही काफ़ी है। और बस अब शुरू करते हैं आज की सीरीज़ हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर। इकोनॉमिक सेक्टर में भी 2 पार्ट्स होंगे। एक में होगा हमारे जो कंज्यूमर और कंट्री की जो बिहेवियर है इकोनॉमिक्स के अंदर वो, और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा होगा बॉन्ड्स, इक्विटी, कमोडिटी, इन सब के अंदर। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। एक तो इकोनॉमिक सेक्टर यानी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स में आ जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है हमारा वो आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जिसमें कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स रिजर्व, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर। अब इसका एक सीधा सिंपल जो मतलब अगर हम देखें तो इकोनॉमी का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग। इकोनॉमी का मतलब यूँ कह लो आप कि इकोनॉमी जो होती है वो ये बताती है कि भाई किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। अगर उस कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक उसके जो रेशियोज़ हैं, अगर हम एग्जांपल है जैसे कि जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा अगर आपको हल्का समझाऊँ जीडीपी का मतलब, जैसे कि मान लो कि हमारे स्टेट में एक छोटा सा, मैं को एक उसका एग्जांपल देता हूँ। कोई मान लो एक टाउन है। अब इस टाउन के अंदर 10 लोग 10 लोग हैं जिनकी अलग अलग शॉप्स हैं, मान लो 10 शॉप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये जो शॉप्स है, इस शॉप्स के अंदर मान लो 50,000 का जो रेवेन्यू है वो हर महीने आता है। अब साल का यानी कि 6 लाख, कि इतना तो इन लोगों ने खाली बेचा। इन लोगों ने, जो शॉप्स के ओनर हैं, 6 लाख का इन्होंने अपनी सेल कर दी। अब इसी गांव के अंदर कंज्यूमर भी होंगे। ये तो थे कौन थे, ये हमारे प्रोड्यूसर थे। और जो कंज्यूमर होंगे इसके अंदर, मान लो कि 20 लोगों का गांव है, और हर कोई हर पूरे साल का एक एवरेज अगर हम एग्जांपल लें तो 20 लोग 2 लाख का करीब जो खर्चा है वो करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, करीब करीब ये 40 लाख रुपए हो गए। यानी कि ये एवरेज जो लोगों ने स्पेंडिंग करी, ये वो अमाउंट है ना। 40 और ये 20। अब जो जीडीपी है वो ये बोलती है कि जितना आपके प्रोडक्शन हुआ, यानी कि ये अमाउंट प्लस जितना लोगों ने कंज्यूम किया, मतलब जितना लोगों ने स्पेंड किया, ये अमाउंट 40 लाख। और इस गांव में जितने भी लोगों ने, अगर किसी ने कुछ सर्विस प्रोवाइड की, जैसे कि कोई बार्बर की शॉप है, उसकी हर साल की सेल 2 लाख रुपए आती है, वो सारा जितना भी लेन देन का सारा सामान है, ये सब का टोटल ये होता है जीडीपी। इसका मतलब इस टाउन का जीडीपी एक साल के अंदर, जीडीपी हमेशा एक साल का निकलता है, इस टाउन का जीडीपी एक साल के अंदर आया 6 लाख रुपए। जो कि क्या है, कंज्यूमर कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर प्लस सर्विस वाले जो लोग होते हैं उनका। अब ये तो बात हो गई टाउन की। अब अगर हम जैसे बात करें जो कंट्रीज़ होती है बड़ी बड़ी, अब वहाँ पे जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं हम इंडिया का। अब अगर इंडिया में कोई कंपनी अगर आके अपना सेल करती है, तो क्या जो उसका सेल्स होगी, क्या वो हमारे इंडिया के जीडीपी के अंदर मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। देखो जीडीपी का एक रूल ये है कि जो जीडीपी होती है वो हमारे जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे जितना भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे तो होती ही है, प्लस जो भी ट्रेड्स हमारे इंडिया के थ्रू हो रही है, यानी कि कोई बाहर की कंपनी अगर आके यहाँ पे कोई मार्केट में सेल कर रही है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, या फिर हमारी कंपनीज बाहर जाके कोई सामान बेचती है,
डिपेंड ये करता है कि वो सामान बिका कहाँ पे है, बना कहाँ पे, मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ। तो यानी कि अगर एप्पल ने इंडिया के अंदर 2 लाख 2 लाख आईफोन्स बेचे, तो जो भी अमाउंट उसका जो आएगा उसके अंदर, वो सारा का सारा इंडिया के जीडीपी के अंदर ऐड होगा, ना कि अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जीडीपी के लिए। और मेरे ख्याल से इतना सा अगर आप ये चीज़ समझ गए कि जीडीपी का ये जो मतलब था, ये बहुत ही बस बेसिक चीज़ थी जीडीपी के समझना। हाँ, अब जीडीपी अगर हम देखें तो जीडीपी अगर किसी कंट्री की अच्छी है, जैसे एग्जांपल लें अभी हम लोग, तो अभी 2025 एज ऑफ जुलाई इंडिया की जो जीडीपी है वो अप्रॉक्सीमेटली $4 ट्रिलियन की है। जो चाइना की जीडीपी है वो अप्रॉक्सीमेटली $21 ट्रिलियन की है। शायद से नंबर मेरे एक्यूरेट नहीं हो सकते, बट इतना मैंने लास्ट अप्रॉक्स देखा था, $21 ट्रिलियन। और जो वर्ल्ड का लीडर है कौन, यूएस, उसकी जीडीपी कितनी आती है, $30 ट्रिलियन। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सारी कंट्रीज़ की जो फाइनेंशियल हेल्थ है बहुत ज़्यादा हेल्दी कंट्रीज़ है। ऑल्दो टॉप 5 कंट्री जो अगर हम देखें तो वो उनकी जो लास्ट 5th कंट्री है उसकी जीडीपी आती है मेरे ख्याल से जापान, आई गेस। उसकी जीडीपी आती है अप्रॉक्सीमेटली $3.7 ट्रिलियन, इस टाइप से कुछ आती है उसकी जीडीपी। तो जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी इस तरीके से आती है, और करते 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 गिरती रहती जीडीपी। ऐसे बस एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक रैंकिंग है किसी कंट्री को डिस्क्राइब करने का, कि उस कंट्री की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ है वो कैसी है। तो वो काम उसकी जीडीपी बता के देगी हमको। तो जीडीपी का बस इतने कॉन्सेप्ट था। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, अगर आप देखो तो बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, एकदम फंडामेंटल्स। अब इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही मैटर करती है। ये होती है हमारी इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है, इसका एक सीधा सा मतलब यूँ समझ लो, बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको एक। अब मान लो यहाँ पे 2 एप्पल्स हैं, ठीक है। इन 2 एप्पल्स को ख़रीदने वाले केवल 2 लोग हैं। और हर एक एप्पल की प्राइस ₹10 है। तो इनको तो ₹10 में बिक गया एप्पल ये वाला। लेकिन अब यूँ मान लो कि यहीं पे अगर 2 एप्पल हैं और ख़रीदने वाले अब हो चुके हैं 4 जने। अब 2 एप्पल की प्राइस क्या होगा, यहाँ देखो क्या हो रहा है। एप्पल की डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई कम है। बस अगर डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, कि जो बेचने वाला है वो भी जानता है कि अगर मैं प्राइस बढ़ा के बेचूंगा तो इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो ख़रीदेगा ही। और यही होती है कंट्रीब्यूशन हमारी इन्फ्लेशन को। और ये केवल इन चीज़ों के साथ नहीं होता, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है मार्केट में, उसकी जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ती है। बट इन्फ्लेशन में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इन्फ्लेशन केवल इसकी डिमांड और सप्लाई से नहीं बढ़ती है। एक ये चीज़ हम अगर देखें तो मनी के अंदर भी अप्लाई होती है। हाँ, इससे क्वेश्चन आता है कि एक अगर आपके सबके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता हो कि कोई गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। किसको पता लगेगा, रातों रात प्रिंट करे और अपने पास रख ले, या फिर पब्लिक के अंदर बांट दे। लोगों को तो उसकी हेल्प ही हो रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है। अब आप खुद सोचो, देखना यहाँ पे, लेट्स से एक कंट्री है जिसकी जीडीपी थोड़ी कम चल रही है, और हम कह सकते हैं कि थोड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है उसके कंट्री के अंदर। तो एक तरीका तो ये है कि जो ये कंट्री है, कंट्री एक्स, ये क्या करे, जो इसके फॉरेक्स रिज़र्व हैं, फॉरेक्स रिज़र्व, जो फॉरेक्स रिज़र्व होते हैं, ये वो रिज़र्व होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ या तो कंट्री डॉलर में होल्ड कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी जो पूरे वर्ल्ड में जो है डॉलर, अगर किसी कंट्री के पास में फॉरेक्स रिज़र्व में अच्छे खासे डॉलर्स की मात्रा है, तो वो ये दिखाता है कि कंट्री इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करेगी अपने आप को।
मान लो किसी कंट्री के अंदर वॉर चल गई, फुल फुल स्केल वॉर। अब फुल स्केल वॉर में कंट्री के पास जो कंट्री की आपको पता ही है जो डिमांड सप्लाई चेन होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है, ढंग से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है कंट्री की रिज़र्व कैश पे बहुत भारी मात्रा में इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कंट्री की जो रिज़र्व कैश हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। तो जो ये रिज़र्व कैश है ये और कुछ नहीं, ये फॉरेक्स रिज़र्व ही है जो कंट्री अपने इमरजेंसी के लिए रखती है। और ये एक और चीज़ दिखाता है कि कंट्री के पास कितना लॉन्ग टर्म हेल्थ है वॉर में खड़े होने का, कितने लंबी तरीके से वो वॉर में लड़ सकती है। ठीक है, तो अब ये कंट्री एक से मान लो और यहाँ पे चल रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इस कंट्री ने क्या बोला, ये कंट्री सोचती है कि मैं अपने फॉरेक्स रिज़र्व तो बचा के रखती हूँ, एक काम करते हैं मनी प्रिंट करते हैं। जिससे क्या होगा, लोगों के पास जो लोग एक तरीके से मान लो पॉवर्टी में हैं या फिर थोड़ा सा लेस इकोनॉमिकली वीक हो चुके हैं, जैसे ही ये मनी सप्लाई जाएगी मार्केट के अंदर तो उन लोगों को फंड मिलेगा। और फंड्स का मतलब जो प्रोडक्शन सर्विसेज का जितना भी था, कंज्यूमर जो लोग हैं वो सब एक तरीके से हेल्थ होंगे, वापस हेल्दी होंगे। बट अब देखो, मान लो इस गवर्नमेंट ने रातों रात $100 ट्रिलियन प्रिंट कर दिए, $100 ट्रिलियन प्रिंटेड। ये जो केस है ये रियल है, सॉरी मैंने रुपीज़ को साइन डाल दिया, डॉलर। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, $100 ट्रिलियन जो हैं उसमें प्रिंट कर दिए। अब इससे होगा क्या, इसका मतलब यूँ समझ लो, अगर हम देखें एग्जांपल के लिए, अगर उस कंट्री में 1 लाख लोग थे और इन सब के पास, एग्जांपल के लिए बस कह रहा हूँ खाली, इन सब के पास खाली बैंक के अंदर 1-1 लाख रुपए एवरेज थे। अब जैसे ही इतना सारा मार्केट में जो कैश है ये एकदम से इम्प्लीमेंट हो गया तो इन सब के लोगों के पास जो फंड्स थे वो बढ़ गए। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब क्योंकि लोगों के पास पैसा आ चुका है तो आप खुद सोचो, जब आपके पास पैसा हो तो आप क्या करोगे, उसको खर्च करोगे। हर कोई तो इन्वेस्ट करता नहीं है। अब इतने सारे लोगों ने एक साथ जाके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, एकदम से कंट्री का जो सीपीआई होता है वो बढ़ गया। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि लोग कितना ज़्यादा खरीदते हैं कितना ज़्यादा बेच रहे हैं उसका इंडेक्स एकदम से बढ़ा ही है। और एक और चीज़, चलो एक मैं बताता हूँ उसके बारे में। अब जैसे ही ये बढ़ा, अब आप खुद सोचो क्या हो गया यहाँ पे, खरीदने वाले फिर से बढ़ चुके हैं, यानी कि डिमांड बढ़ चुकी है। क्या सप्लाई बढ़ेगी, नहीं, डिमांड इंक्रीज़, सप्लाई डिक्रीज़ हो चुकी है। इसका मतलब इन्फ्लेशन रॉकेट हाई हो जाएगा पूरा। इसका एग्जांपल आपको पता ही है, जो मैंने भी चेक किया था। बोलीविया नाम से कंट्री थी जिसने रातों रात क्या किया, $100 ट्रिलियन प्रिंट कर दिए। उनको लगा कि हम जब ये मनी प्रिंट करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो और बेटर हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, उल्टा। अगर मान लो इतना ज़्यादा करेंसी डिवैल्यूएट हुई, ऑलमोस्ट 99%, 99.9% जो उसकी करेंसी की वैल्यू है वो लॉस हो चुकी थी। और करेंसी पूरी कोलैप्स हो गई उसके बाद में। फिर जो यूएस डॉलर है वहाँ की, यूएस डॉलर फिर वहाँ की होम करेंसी बनी। तो इसका मतलब कोई भी कंट्री ऐसे ही पैसे प्रिंट नहीं कर सकती, जिसका आपको पता ही, रीज़न आपको मैंने बता ही दिया। तो ये था एक रीज़न कि कोई भी कंट्री कोई पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें, चलो एक बात बताता हूँ आपको मैं। अब जो ये इन्फ्लेशन है, आपने अभी तक जो चीज़ देखी कि भाई इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ ख़राब हो रही है। पर क्या होता है कि कभी कभी ये इन्फ्लेशन एक तरीके से ज़रूरी भी होती करनी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि जो सेंट्रल बैंक्स होती है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक है। तो ये क्या होता है इसके अंदर, देखो, अगर एकदम से अगर हम लोग बात करें जैसे कि, हाँ ठीक है, अब मान लो कि एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस गवर्नमेंट को लगे,
गवर्नमेंट देख रही है कि धीरे धीरे जो सीपीआई का परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो मार्केट के अंदर जो कैश पड़ा है, मार्केट कैश, गवर्नमेंट एक साथ भारी मात्रा में बॉन्ड्स बाय कर लेती है। बॉन्ड्स का मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब वो क्या करती है, बॉन्ड्स या फिर स्टॉक्स हो गए या फिर किसी भी तरीके से आप मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई भारी मात्रा में किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ भी ऐसा करके गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से जो मार्केट के अंदर ओवरफ्लो कैश हो रहा है उसको अपने पास रख लिया। अब क्या हुआ, एकदम से मार्केट के अंदर जो कैश था वो कम हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में कैश नहीं तो लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो बाइंग है वो कम हो जाएगी एकदम से। अब अगर बाइंग कम हो रही है तो धीरे धीरे वापस से जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा था, खतरा क्या है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब हाँ, जो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला जो खतरा था वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा कम खर्च करेंगे। तो प्राइस थोड़ी सी स्टेबल भी रहेगी और थोड़ी सी हाई भी रहेगी। और यहीं अगर मान लो कि अगर गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ करी है, अगर इसे करते करते लोगों की बाइंग बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, सीपीआई एकदम ही कम होने वाला है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, मार्केट में कैश डाल देती है। वो अपने जो बॉन्ड्स थे उनको सेल कर देगी वापस से, और मार्केट में फिर से कैश का ओवरफ्लो डाल देगी। यानी कि क्या हो रहा है उसमें, अब फिर से लोगों के पास पैसा आ जाएंगे, यानी कि क्या, फिर से लोग खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है बाय द मीन्स ऑफ कैश इनटेक एंड आउटफ्लो। तो ये कुछ तरीका था कि मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल किस तरीके से करती है। इसके और भी तरीके होते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हम एग्जांपल दें, आपको पता ही है, अब हर कोई तो पूरा एक तरीके से फुल पेमेंट तो करता नहीं है। हर कोई जब कोई कार ले रहा हो, कोई घर ले रहा हो, या फिर कोई भी एसेट बाई कर रहा हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, तो लोन लेते हैं लोग। लोन कहाँ से लेंगे, सरकार से लेंगे। तो सरकार क्या करती है, जैसे मान लो कि एकदम से लोग खूब सारा बाइंग कर रहे हैं कार्स के अंदर, होम्स के अंदर। अब सरकार को लग रहा है भाई बाइंग ज़्यादा हो रही है, फिर से सीपीआई इंक्रीज़ हो रहा है, तो सीपीआई को स्टेबल करने के लिए, या फिर आप कहो कि मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, फिर से गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है। अब इंटरेस्ट रेट से बढ़ने का क्या मतलब हुआ, जो लोन्स हैं वो महंगे हो चुके हैं, यानी कि कंपनीज, पीपल, जो लोग घर खरीद रहे थे, जो लोग कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, नाउ दे ऑल विल stop investing. Why? Because the interest rates are so high that it doesn't match their current requirements. So what? लोग छोड़ देंगे। यानी कि क्या हो गया, लोगों ने अगर लोन ही नहीं लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने बाइंग अपनी कम कर दी है। यानी कि फिर से जो मार्केट है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप समझो, ओवरऑल जो एंड रिजल्ट है जो गवर्नमेंट चाह रही है वो क्या है, स्टेबिलिटी ही है। एट दी एंड गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी ही पानी है, क्योंकि उनको पता है अगर ये हल्की सी भी चीज़ अनस्टेबल हुई तो ये सीधा कहाँ ले जाएगी, रिसेशन की तरफ। तो गवर्नमेंट भी जो कुछ करती है, अपने एक्शंस लेती है, बहुत सोच समझ के लेती है ना। तो ये कुछ था इकोनॉमिक्स का। बाकी आप समझ जाओ कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से पॉलिसीज़ आती है नई नई, जो कि बिज़नेस के अंदर या तो कभी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देती है या फिर इन्वेस्टमेंट्स को घटा देती है। तो वो सब, हाँ, जो मेन जो रोल होता है वो बैंक्स का रहता है। और कुछ यही था। कुछ अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, जैसे कि अगर आप लोग कोई स्टॉक ढूंढना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बैंक्स हो गई, ये सब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती है, आप खाली उसको पता करो। आप सोच के देखो, वहाँ पे एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं वो, दे आर जस्ट सिटिंग ऑल डे अप ऑन इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर्स, एंड व्हाट दे आर डूइंग, they are searching for long term growth potential stocks. And I'm telling you, the government fundings are not small, they are
1500 crore investing, 2000 crore, 3000 crore, like this they invest. So their mass investment is really high. So in whichever stocks they are investing, it is not normal stock. So firstly find in which stocks the government has holded its position. अगर सरकार ने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी है तो आप समझ लेना कि उन स्टॉक्स की जो वैल्यू है आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आपको अपनी ये आप कह भी सकते हो कि या तो श्योरिटी एक तरीके से आप कह लो कि आपने जिस स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक सही है कि नहीं है। और इन्वेस्टमेंट तभी करना जो थोड़ा हाथ में कैश हो। ये नहीं कि 10,000 हाथ में आए और इन्वेस्टमेंट करने चले गए। एटलीस्ट मैं तो कहूँगा मिनिमम अमाउंट लाख रुपए तो रखो इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी कुछ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने वाले हैं, वरना तो कोई रिटर्न मिलेंगे नहीं उसमें। हाँ, अगर आप चाहो तो छोटे अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, जो ये छोटी-मोटी ट्रेडिंग्स होती हैं, छोटी-मोटी नहीं कहूँगा वैसे, इनमें भी बहुत स्किल लगता है आपको सीखने के लिए। तो ये ट्रेडिंग्स आप कर के वही बात है, हाई रिस्क है इसके अंदर। हाई रिस्क का फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर भी। तो यही है बस इसके अंदर। एंड आई गेस दिस इज़ व्हाट आई वाज़ वांटिंग टू प्रोवाइड यू all these important things that are acting as a main important, you can say, control of the economy. And I guess there is one more thing that is really important. बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जो ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। अगर आपको पता है कि कोई भी कंट्री होती है वो अपने मेजॉरिटी एक्सपोर्ट, जैसे कि इंडिया मान लो, 80% ऑयल ऑफ इंडिया इज़ इम्पोर्टेड। इसका मतलब यूँ समझ लो, you know, oil is used in everything like chemicals, fertilizers, factories, transportation, fuel, everything. The oil is used. If the imported oil price goes up, that means all the business that are dependent on oil will face what? Inflation. For them, because they buy in large quantity, like you can say that approximately 200 barrels, it can be more than this, and per barrel the cost may be around $100, like that, 100 or $120 per barrel. And one barrel is of multiple liters, so you can guess how much a country has imported oil in liters. So इसमें क्या है, हम लोग अगर देखें तो ऑयल प्राइसेस इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी कंट्री को कि ये चाहे तो किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और आपको पता ही है अगर कि ये हाथ जो ये चीज़ बोल रहा हूँ ये कौन होल्ड करता है? ओपेक। ओपेक का तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कम से कम 7 से 8 कंट्रीज़ एक साथ एक तरीके से आपके लोग कार्टेल के अंदर रहते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 70% ऑयल रिजर्व्स को होल्ड करते हैं। और they are responsible for almost 40% of the global oil supply, and they can control oil prices all over the world. इसके अंदर रशिया भी है, जो कि हमारा रशिया को जोड़ती ओपेक प्लस बन जाता है। तो ओपेक भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है ऑयल प्राइसेस के अंदर। तो आप कुछ भी अगर इनके स्टेप्स अगर आप चाहो तो ऑयल प्राइसेस अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो देखना कि इनके इन्वेस्टमेंट या फिर इनकी तरफ से क्या जो न्यूज़ है वो आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपको ऑयल के अंदर कुछ पता करना है। और ये था मेरे ख्याल से जो आपको पता करना चाहिए था, जो आपका था। और अगर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं वो नेक्स्ट पार्ट 2 में ऐड अप कर दूँगा। आई गेस दैट्स इट, वी शुड सम अप दिस नाउ।
and the video is almost 25 minutes. Okay, let's end this. Thank you.